लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र। ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आप राष्ट्र की बात करते हो ना, नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? देश की संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा शुरू हुई, जिसका आगाज देश के प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री जिस मकसद से चर्चा कर रहे थे उसका एक हिस्सा तो पूरा होता दिखा कि वंदे मातरम के सांस्कृतिक इतिहास, देश की आजादी का इतिहास, कुर्बानी का इतिहास और एक ऐसा इतिहास जिसमें ऐसा भारत बनाना था जो सबका बराबर का हो, उसमें तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री के भाषण की सकारात्मक चर्चा हुई। लेकिन उनका जो दूसरा मकसद था राजनीतिक, कि उसमें वो नेहरू की गलती खोज ले आते, कांग्रेस को दोषी बना ले आते, कहीं वो बुरी तरह से उसमें फंस तो नहीं गए कि उसी समय विपक्ष को यह मौका मिल गया जिसने साबित करने के लिए एड़ी चोटी लगा दी कि जिस जंग आजादी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसी जंग आजादी का विरोध आरएसएस और खुद बीजेपी के पूर्वजों ने किया था। आज वंदे मातरम की चर्चा करते करते प्रधानमंत्री कहीं बुरे तो नहीं फंस गए? क्या नेहरू को छोटा करते करते कहीं आरएसएस के काले कारनामे को उजागर करने का एक और मौका तो नहीं दे गए? हिंदू मुसलमान की राजनीति के जरिए डिवाइड एंड रूल के अंग्रेजों की नीति की चर्चा करने के बहाने वो भारत के बंटवारे में कांग्रेस को दोषी बताना चाह रहे थे, लेकिन डिवाइड और रूल के नाम पर बीजेपी की कलई तो नहीं खुल गई। आज की चर्चा में, आज आखिरी तक वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुरे तो नहीं फंस गए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चर्चा शुरू की तो वंदे मातरम का पूरा इतिहास बताया। मोदी जी ने बड़े अच्छे शब्दों के साथ, पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो इतिहास बोल रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं बोल रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मसीहा और भगवान मानने वाले उनके अंधभक्तों को भी एक सीख शायद वो दे रहे हैं। व्हाट्सएप के इतिहास को मत पढ़ा करो, लिखी हुई किताबों के इतिहास को पढ़ो, जहां जब कहीं ऐसी जगह बोलना पड़े तो बुरा ना फंस जाओ। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इतिहास को शुरू करते हैं। आनंद मठ, वंदे मातरम, उसकी महिमा का गान, अंग्रेजों के सामने इस तरह के भाव की जब हीन भावना अंग्रेज भर रहे थे तो कैसे गौरव भावना भरने का काम वंदे मातरम ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा इतिहास बताते हुए अंग्रेजों के बटोगे और राज करोगे वाले जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने लोगों को जोड़ा। लेकिन जब ये क्लिप आपको दिखा रहा हूं तो जरा एक बार गौर से देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजों द्वारा डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे थे तो सामने से आवाज आ रही थी, कहीं आप भी तो वही नहीं कर रहे? अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। उसके बाद 1905 का बंगाल विभाजन, अंग्रेजों की भूमिका और उसके बाद वंदे मातरम पर पाबंदी, और जब पाबंदी लगी तो कैसे उस पाबंदी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन से लेकर के महिलाओं का आंदोलन, मास्टर सूर्यसेन से लेकर के चटगांव का आंदोलन, खुदीराम बोस, राजेंद्र लहड़ी, अशफाकुल्ला खां बिस्मिल से लेकर के रोशन लाल तक जाने कितने लोग वंदे मातरम गाते हुए शहीद हो गए। वो सारे लोग जो कुर्बानी दे गए उसमें वंदे मातरम का सार था। प्रधानमंत्री कितने अच्छे से पूरे इतिहास
इतिहास को बता रहे हैं, वो चटगांव के मास्टर सूरसेन की भूमिका को और अलग से रेखांकित कर रहे हैं और उनकी कुर्बानियों का जब ऐतिहासिक दस्तावेज रख रहे थे कि इस मुल्क की आजादी के लिए बिस्मिल भी शहीद हो रहे थे तो अशफाक उल्लाह खां भी शहीद हो रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ खुदीराम बोस, रोशन लाल के साथ जाने कितने अनगिनत शहीद होने वाले क्रांतिकारी। वो न हिंदू के लिए शहीद हो रहे थे न मुसलमान के लिए, वो इस भारत देश के लिए शहीद हो रहे थे। प्रधानमंत्री जब शहीदों का जिक्र करते हैं तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस शाखा से आते हैं, जिस विरासत से आते हैं, उनमें कोई शहीद क्यों नहीं हुआ। और जब आप अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, इस चर्चा में आगे तो कमाल का हुआ। कांग्रेस पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मजाक उड़ा दिया बीजेपी और आरएसएस का। माफी मांगने वाले तुम लोग हो, वो अभी आगे आप देखिएगा। लेकिन जब शहीदों का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे तो वंदे मातरम का महिमा गान तो हुआ, लेकिन खुद की कलई भी खुली कि लोगों ने जान दे करके भी समझौता नहीं किया, माफी नहीं मांगी, वंदे मातरम को बचाया। और यह बात वो लोग कर रहे हैं जिनका पुरखों का इतिहास माफी मांगने और अंग्रेजों से पेंशन लेने का था। प्रधानमंत्री यहीं गिर गए, लेकिन उससे ज्यादा कहां गिरे आगे सुनिएगा। जब वो नेहरू को दोषी बनाते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर गीत लिखते हैं, उसके तारीफ करते हैं, उसके बाद लंदन का इंडिया हाउस सावरकर और सावरकर कैसे इसको अपने साथ लेते हैं, फिर यहां पर प्रधानमंत्री फंस गए जैसे उन्होंने सावरकर का जिक्र किया, क्योंकि माफी मांगकर अंग्रेजों के पेंशन पर जीने का काम उसी वक्त सावरकर ने किया था जिस वक्त जिनका नाम नरेंद्र मोदी ले रहे थे वो लोग फांसी के तख्ते को चूम रहे थे। कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद इंडियन ओपिनियन में 1905 में महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ये बताना चाह रहे थे पूरा देश वंदे मातरम को स्वीकार कर रहा था। सामान्य व्यक्ति से कुर्बानी देने वाले महत्वपूर्ण लोगों तक सब वंदे मातरम को अपना मान रहे थे। ऐसे में जिन्ना ने विरोध शुरू किया। जिन्ना के विरोध पर अतिरिक्त दबाव देते हुए प्रधानमंत्री बहस को अब दूसरी दिशा दिखाना शुरू कर गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण देखने के पहले जरा यह भी देख लीजिए कि कैसे गौरव गोगोई ने कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए यह साबित कर दिया कि 1905 में गांधी के जो चिट्ठी का जिक्र आप कर रहे थे उसके बहुत पहले रविन्द्रनाथ टैगोर कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गा चुके थे। 1905 के पहले तमाम जगह पर वंदे मातरम का जिक्र हो चुका था। और 1905 में बंग भंग जिस समय हुआ था, बनारस के कांग्रेस के अधिवेशन में सरला देवी चौधरी ने वंदे मातरम न केवल गाया बल्कि बंगाल और आसपास के इलाकों में जो केंद्रित था उसका मूल भाव, जिसके मुताबिक 7 करोड़ लोगों का जिक्र उस वंदे मातरम में था, उसका अखिल भारतीय विस्तार देते हुए 30 करोड़ लोगों का जिक्र किया। और गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री के अधूरे इतिहास बोध को अपने तथ्यों के साथ वहीं काउंटर कर दिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे जी.के. गोखले साहब। और दोबारा 1905 के उस बनारस के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने वंदे मातरम का गीत प्रदर्शित किया। लेकिन इस 1905 के बनारस के अधिवेशन में
उन्होंने वंदे मातरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन वो लाए। वो संशोधन क्या था? जनसंख्या की। जो ओरिजिनल वंदे मातरम था, उस वंदे मातरम में जिस जनसंख्या का उजागर किया था वो था 7 करोड़ का। क्योंकि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जिस संदर्भ में लिख रहे थे तो वो बंगाल के संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, असम भी था, और इसीलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा 7 करोड़। लेकिन जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस 1905 के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने उस 7 करोड़ को 30 करोड़ करके पूरे एक राष्ट्र का तवज्जो वंदे मातरम को दिया। और वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन में उन्होंने लिखा, और 1907 में औरबिंदो घोष ने संध्या के मैगजीन में लिखा कि वी वांट स्वराज फॉर ऑल सन्स ऑफ मदर इंडिया। What we want is that Hindus and Muslims both should come together to bring about Swaraj in unison. फिर अभी आप बात आते हैं जो मूल बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना, और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। प्रधानमंत्री जी बोलते हुए जिन्ना तक गए, और जिन्ना तो गए कि जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने विरोध शुरू किया, और विरोध से डर करके नेहरू ने बोस को चिट्ठी लिखी, और उसके बाद 1937 में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए वंदे मातरम को बांट दिया, और वंदे मातरम को बांटने वाली कांग्रेस ने एक दिन देश को भी बांट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असली एजेंडे पर संसद में भाषण देने लगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। लेकिन कमाल की बात देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है जहां एकालाप नहीं चलता। अगर आपने कोई बात कही तो उसका सामने से तुरंत जवाब आया, 2 जवाब आया। पहला कि बात वंदे मातरम के इतिहास की हो, और उस इतिहास के मूल्यांकन में वो बार बार कांग्रेस और नेहरू को दोषी करार देते हैं, तो उस बीच में गौरव गोगोई ने चिट्ठी दिखा दी, और उन्होंने कहा कि अब तक की जितनी डिबेट हुई है उसमें कितनी बार नेहरू का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री, और कहते कहते गौरव गोगोई ने कहा कि कितना भी नेहरू का नाम ले लो, आप उनके कद को छोटा नहीं कर पाओगे और उनके इतिहास को काला नहीं कर पाओगे। ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया, और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं
और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम का 2 स्टेंजा चुना गया 1937 में और मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए वंदे मातरम को बांट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मकसद से वंदे मातरम की चर्चा करने का शुरुआत कर रहे हैं। अब तक क्या होता था, कोई भी संसद में जब चर्चा होती थी तो दोनों पक्षों की तरफ से वक्ता बोलते तो आखिरी में प्रधानमंत्री जवाब देते थे, सबसे लास्ट भाषण होता था। इस बार प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर पहला भाषण खुद प्रधानमंत्री का हुआ और दोष साबित करते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को बांटने वालों ने देश का बंटवारा तय कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस एमएमसी बन गई। मुस्लिम, सोचिए, मुस्लिम से जोड़ करके अपमानित कर रहे हैं देश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल को और उनके सहयोगियों को भी, पूरे इंडिया गठबंधन को, केवल इसलिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में हिंदुओं को, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जाहिल हो गए हैं क्योंकि विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया गया और उन्हें पता ही नहीं, वो अंधभक्त बन गए, उनको ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान चल जाए कि मुसलमानों को खुश करने के लिए नेहरू ने केवल वंदे मातरम का 2 टुकड़ा राष्ट्रीय गीत के रूप में चुना और बाकी सारे लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। प्रधानमंत्री के इस क्लिप को सुनने के बाद गौरव गोगोई का वो क्लिप सुनिए जिसमें बाकायदे वो कह रहे हैं, जो मौका प्रधानमंत्री ने दिया कि 1937 में जब ये एक हो रहा था उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद ने क्या बोला था। इसका जवाब तो यह है कि भारत के मुसलमान जो फिरका परस्त नहीं थे, जो बंटवारे के पैरोकार नहीं थे, जो भारत से मोहब्बत करते थे, वो तो कोई और राय रखते थे, लेकिन 2 लोग इसका विरोध कर रहे थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। ऐसा क्यों होता है कि देश के नफरत के इन तमाम एजेंडों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक जैसे दिखते हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। गौरव गोगोई के भाषण के इस हिस्से के बाद जो सबसे दिलचस्प हिस्सा वो जरूर सुनिएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि उसी 1947 के बाद हर जगह आपके पुरखे क्यों माफी मांगते रहे, क्यों 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। और गौरव गोगोई ने हास्य
मजाक उड़ाते हुए 1942, 1950 संविधान सभा में कैसे उसको राष्ट्रीय गीत माना जाए, कौन लोग उससे सहमत नहीं थे। और उसके बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। वो लोग आज राष्ट्र को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बाकी लोगों को बांटने चले हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? और दिलचस्प ये हुआ कि बहस जहां खत्म हुई, प्रधानमंत्री तो ये सोच करके वो बहस खत्म किए कि बंगाल में चुनाव है, बंगाल के लोगों को खुश करें कि बंगाल का हिंदू, बंगाल के लोग एकजुट हो जाएं। तो प्रधानमंत्री अपने भाषण के शुरू वाले हिस्से में तो वो कोशिश करते नजर आए, लेकिन बाद वाला हिस्सा उनका वही कोशिश करता नजर आ रहा है जहां से ये दोनों तस्वीर आप देख रहे होंगे। एक तरफ एक व्यक्ति जो पहले कांग्रेस में था, फिर भाजपा में गया, और यह मुसलमान व्यक्ति भाजपा वाला जो कहता है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि टीएमसी ने उसे निकाल दिया, और फिर उसने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर लिया। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा एक मुसलमान को आगे करके बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठवा रही है, और कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र, प्रधानमंत्री का छोटा भाई, इन सबों का कार्यक्रम करा करके वहां भगवाए हिंद, गजवाए हिंद, दोनों को लड़ा दो, बंगाल को चुनाव जीत जाओ। प्रधानमंत्री यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश इस मिजाज को समझ रहा है। गौरव गोगोई ने आखिरी में जब ये बातें कही कि अंग्रेज भी बांटना चाहते थे, राज करना चाहते थे, वंदे मातरम जोड़ना चाहता है, और आज कुछ ताकतें हैं जो हिंदू को मुसलमान से डिवाइड एंड रूल करना चाहती हैं, जो सेडिशन का इस्तेमाल करें, जेलों में लोगों को भर रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं, और उन लोगों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के। तो सर, ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। गौरव गोगोई ने अपनी बात जब खत्म की तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता पढ़ी। इस कविता में कम से कम इतना तो निचोड़ है कि डिवाइड एंड रूल इस देश का मूल मिजाज नहीं है, जोड़ने का मिजाज है, और ये बहस कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री को भारी न पड़ जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कविता को सुनते हुए विचार कीजिएगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। अब आप अपनी टिप्पणी बताइएगा कि बंगाल का चुनाव जीतने के लिए या इस देश की राजनीति को हिंदू मुसलमान करने के लिए, वंदे मातरम के जरिए देश के सांस्कृतिक इतिहास का भाव नई पीढ़ी में पढ़ाकर उनको और जागरूक और मजबूत करने के लिए, या
इस देश की राजनीति में बार बार किसी विपक्षी दल को, किसी विरोधी विचार को नीचा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या इस देश में सबसे जरूरी मुद्दा यही है? अपनी टिप्पणी नीचे प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां भी व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं, इतिहास, तथ्य, तर्क और वैज्ञानिक सोच की बात होती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।